हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जब अध्यारोपित होती है तरंगे S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे स्क्रीन पर अध्यारोपित होती है तो हमें ब्लैक और ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होती है, काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है और उस पूरे पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती हैं उनकी क्या स्थिति होती है और उनकी क्या चौड़ाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं फ्रिंज पोजीशन and fringe width in Young's double slit experiment. देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। हमने क्या डिस्कस किया कि किसी कार्डबोर्ड में अगर एक छेद किया जाए और उसके आगे एक और कार्डबोर्ड रख दिया जाए जिसमें दो छेद हो, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे दो छेद हो S1 और S2 और इसके आगे स्क्रीन रखी हो, तो इस S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे इस स्क्रीन पर अध्यारोपित होती हैं जिससे हमें ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। पर्दे के जिस बिंदु पर S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे समान कला में अध्यारोपित होगी वह संपोषी व्यतिकरण होगा जिससे एक चमकीली फ्रिंज बनेगी, और पर्दे के जिस बिंदु पर S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होगी वह विनाशी व्यतिकरण होगा और वह हमें एक डार्क फ्रिंज यानी काली फ्रिंज प्राप्त होगी, अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंटर पॉइंट की, इसके मध्य बिंदु की अगर बात करें जो मान लेते हैं हम O, तो S1 से आने वाली तरंग और S2 से आने वाली तरंग O तक पहुंचने में समान दूरी तय करती है, मतलब दोनों के बीच पथ का अंतर 0 होगा। अगर S1 से O तक और S2 से O तक तरंगे समान दूरी तय करके आएगी तो इन दोनों के बीच पथांतर 0 होगा और पथांतर 0 होने पर ये समान कला में अध्यारोपित होगी। समान कला में अध्यारोपित होने के कारण सेंटर पॉइंट पे हमेशा ही हमें एक ब्राइट फ्रिंज यानी चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है सेंटर पॉइंट पे। अब अगर हम ये चाहें कि सेंटर पॉइंट से x दूरी पर, मान लेते हैं सेंटर पॉइंट से x दूरी पर कोई बिंदु अगर मैं लेता हूँ P, ठीक है, इस P पर हमें कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली या काली? तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि इस P पर चमकीली होगी या काली होगी। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें S1 से P तक आने वाली तरंग और S2 से P तक आने वाली तरंग के बीच का कालांतर या पथांतर पता होना चाहिए। अगर S1 और S2 से आने वाली तरंग P तक आने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है यानी n लैम्डा है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, तो यहाँ चमकीली फ्रिंज बनेगी। और अगर S1 और S2 से आने वाली तरंगे P तक आने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 यानी 2n+1 λ/2 है, तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा जिससे काली फ्रिंज बनेगी। तो हम यही पता लगाएंगे, मतलब हमें क्या पता लगाना है, हमें बेसिकली इस P तक आने वाली S1 और S2 से आने वाली तरंगों के बीच का पथांतर पता होना चाहिए। अगर हमें वो पथांतर पता हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इस P पर काली फ्रिंज बनेगी या चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो टॉपिक हमारा यही है, हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, इस P तक आने वाली तरंगों के बीच का पथांतर ज्ञात करना, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ चमकीली फ्रिंज बनेगी या काली फ्रिंज बनेगी। तो हम पथांतर पता करते हैं गाइस, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, एक व्यवस्थित डायग्राम में बनाता हूँ। सो ये मान लेते हैं S,
इसके इक्वल डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हम दो होल या स्लिट बना देते हैं S1 और S2। मान लेते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से इन दोनों की दूरी समान है। कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी d है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मान लेते हैं d है। क्लियर? इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सेंटर पॉइंट है तो इसको नाम दे देते हैं C। ब्राइट फ्रिंज बनेगी और इससे हम x दूरी पर, कितनी दूरी पर? मान लेते हैं हम इससे x दूरी पर, हम इससे x दूरी पर किसी बिंदु P की बात करते हैं। इस बिंदु P पर हमें काली फ्रिंज प्राप्त होगी या चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो डिपेंड करता है S1 और S2 से यहाँ तक पहुँचने वाली तरंगों के बीच के पथांतर पर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पथांतर ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए मान लेते हैं S1 से तरंग इस प्रकार P तक जाती है, ये S1 से जा रही है ये वाली तरंग, और S2 से भी ये P तक इस प्रकार से जा रही है। तो S1 से भी जा रही है और S2 से भी जा रही है। देखने से पता चल रहा है कि S1 से जाने वाली तरंग कम दूरी तय कर रही है और S2 से जाने वाली तरंग ज़्यादा दूरी तय कर रही है। तो हमें इन दोनों के बीच का पथांतर निकालना। पथांतर मतलब इसके द्वारा तय किए गए पथ में से इसके द्वारा तय किए गए पथ को माइनस करना है। तो इन दोनों का पथांतर जो होगा वो कितना आएगा? इन दोनों का पथांतर आएगा S2P माइनस S1P के बराबर। ये हमें ज्ञात करना है। ये इन दोनों के बीच का पथांतर है। इससे इसका पथ और इससे इसके पथ को माइनस करें तो इन दोनों के बीच का पथांतर आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? वेरी इजी, हम ट्राइंगल और ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखिए किस तरह से। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर मेरे पास x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस दे रखी है गाइस, वो मेरे पास x है। ठीक है? और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी दे रखी है? d दे रखी है। तो ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की केवल डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी x माइनस d के बराबर आएगी। क्लियर? इसी तरह से ये टोटल डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है? d है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ज्ञात करनी है तो वो कितनी आएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी x प्लस d के बराबर। क्लियर? नाम अपन दे देते हैं, ये है S1, इस पॉइंट का नाम है P, इसका अपन नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। वेरी इजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, जनरल ज्योमेट्री का अपन यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पथांतर, यानी इस S2P में से इस S1P को माइनस करना है। क्लियर? हमने ज्योमेट्री का यूज कर लिया। अब हम क्या देखते हैं? पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं S1PA। ठीक है? तो समकोण त्रिभुज S1PA में समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? S1P, तो ये आ जाएगा S1P का स्क्वायर बराबर इसका लंब कितना है? इस त्रिभुज का लंब दे रखा है x माइनस d, तो ये आ जाएगा x माइनस d का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है इसका? ये वाला है। आधार कितना है? S1A, और इस आधार की दूरी को अपन कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक है? तो आधार कितना आ जाएगा इसका? कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर। क्लियर? इसको दे दिया मैंने समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा हम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे? S2PB, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो सिमिलरली समकोण त्रिभुज S2PB में इसमें भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? S2P, तो ये आ जाएगा S2P स्क्वायर बराबर लंब कितना है? इस त्रिभुज में लंब यहाँ से लेके यहाँ तक है जो है x प्लस डी, तो ये आ जाएगा x प्लस डी का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? तो इस त्रिभुज का आधार भी मेरे पास d ही है, तो ये आ जाएगा d का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में से एक को क्या करते हैं? माइनस। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आता है मेरे पास? ये आ जाएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा x प्लस डी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस x माइनस डी का स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p इज इक्वल टू, बोल देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। तो S2p माइनस S1p क्या है, S2p माइनस S1p पथांतर के बराबर है, तो हम इसकी जगह केवल पथांतर लिख सकते हैं डेल्टा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा S2p प्लस S1p और इस पूरे की जगह आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2xd, क्लियर। यहाँ से देखिए 2xd, सॉरी यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, डी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, 2xd और 2xd आ जाएगा 4xd, सो इट बिकम्स डेल्टा पहले लिख दिया इनटू S2p प्लस S1p इज इक्वल टू 2xd एंड 2xd 4xd, क्लियर। अब देखिए गाइस, वास्तव में ये जो मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया है, यहाँ पर S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, ये जो दो छेद होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होती है और काफ़ी कम होने के साथ साथ ये जो पर्दे की दूरी है वो भी कम होती है। तो इस स्थिति में S1p और S2p इन दोनों की वैल्यू कैपिटल D के बराबर ही मान सकते हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस इज वेरी लेस, डिस्टेंस बहुत कम है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देते हैं इस S2p, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, S2p का मान लगभग S1p के बराबर आएगा, वो कैपिटल D के बराबर मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, S1p S2p के बराबर और उसे हम कैपिटल D के बराबर मानते हैं, तो हम इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, इन दैट केस हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इनटू S2p की जगह भी D और S1p की जगह भी D, तो ये आ जाएगा D प्लस D इज इक्वल्स टू 4xd, D प्लस D बिकम्स 2D इंटू 2D इज इक्वल्स टू 4xd, तो यहाँ से पथांतर डेल्टा बराबर ये आ जाएगा 4xd अपॉन 2D, सो फाइनल मेरे पास जो पथांतर आएगा गाइस, पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू, ये इसमें 2 टाइम्स कैंसिल, ये आ जाएगा 2xd और अपॉन कैपिटल D, मतलब हमारे पास इस S1 से P तक और S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर किस फॉर्मूले से दिया जाता है, पथांतर हमेशा इस फॉर्मूले से दिया जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2xd अपॉन कैपिटल D, जहाँ पे D क्या है, D और D यानी 2D जो है वो इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, कैपिटल D स्लिट्स और पर्दे के बीच की दूरी है, और x क्या है, x है सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट बिंदु की दूरी जहाँ पे हमें ब्राइट या चमकीली फ्रिंज प्राप्त करनी है या पता लगाना है कि कौन सी फ्रिंज बनेगी। तो इस तरह हम पथांतर ज्ञात करते हैं, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ऑलराइट। तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूले को और किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम नॉर्मली इस फॉर्मूले को और इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझिए। यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू होता है 2dx अपॉन कैपिटल D, ऑलराइट। यहाँ पे 2d, d और d, 2d टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास 2d है और ये टोटल डिस्टेंस 2d दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है। कई बार इस 2d की जगह हम दोनों के बीच की दूरी को केवल d ही मान लें, कितना मान लेते हैं, d ही माने, तो यहाँ पे जो 2d आया है वो कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। सो इफ S1 और S2 के बीच दूरी 2d न होकर
केवल डी हो, ठीक है, ये मानने वाली बात है। तो अपन 2D से भी करेंगे तो भी सेम आएगा, डी से करेंगे तो भी सेम आएगा। अगर मान लेते हैं कि दूरी को अपन डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, 2D से नहीं, 2D से नहीं रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करें, जो कि मैंने नोट्स में भी लिखाया है, तो इन दैट केस इसमें 2D की जगह अपन केवल क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो dx अपॉन कैपिटल डी, ये भी लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा, आपको मैं तो सर इसको डी नहीं मानूंगा, मैं तो इसको टी मानूंगा, तो इसको टी मान सकते हैं। इन दैट केस आ जाएगा tx अपॉन कैपिटल डी। सो एज यू विश, बट मोस्टली हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे या इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर बिंदु पर S1 और S2 से आने वाली तरंगों के बीच पथांतर को शो करता है कि वो पथांतर कितना होगा। अब अगर इस पथांतर का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस प्रकार से n लैम्डा के बराबर हुआ, तो वहाँ बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण होगा और उससे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और अगर इसी पथांतर का मान किसके बराबर हुआ, इसी पथांतर का मान अगर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 या 2n+1 λ/2 के बराबर हुआ, तो इस बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण होगा, जिससे एक चमकीली फ्रिंज की जगह काली फ्रिंज बनेगी। तो इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी पथांतर वाले फॉर्मूले का यूज करके ये पता लगाएंगे कि चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, और इन दोनों की चौड़ाई क्या एक दूसरे के बराबर आती है या नहीं, और किन किन कारकों पर निर्भर करती है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।